नमस्कार दोस्तों। स्थलाकृति के स्वरूप का तीसरा वीडियो अपन पढ़ेंगे पठारों के बारे में। विश्व के प्रमुख पठार यानी मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ ए माउंटेन है, यानी इसके बारे में अपने को विस्तार से चर्चा करनी है। पिछले वीडियो में अपन ने पर्वतों के बारे में पढ़ा था। मेजर लैंडफॉर्म ऑफ ए माउंटेन है, यानी इसके बारे में पढ़ा था। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कितने प्रकार के पठार होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, कहाँ कहाँ पर ये स्थित होते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से अपने को चर्चा करनी है। पठार किसे कहते हैं, पठार क्या है, इनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले जैसे पर्वतों के बारे में अपन ने पढ़ा था, पठार के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, फिर मैदानों के बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी इनका विश्व स्तर पर यानी जो प्रतिशत देखते हैं, इनका उच्चाउच अपन देखते हैं कि कितने उच्चाउच में ये पाए जाते हैं, यानी इनके बारे में अपने को विस्तार से चर्चा करनी है। अब विस्तार से इनके बारे में चर्चा, सबसे पहले इनका उच्चाउच अपन देखते हैं। जैसे मैदान है वो विश्व में 41% पर हैं। दूसरे नंबर पे पठार ये 33% पर हैं और पहाड़ियाँ 14% पर हैं और पर्वत हैं जो 12%। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि पहाड़ियाँ और पर्वत एक ही होते हैं, केवल ऊंचाई का अंतर है। पर्वत अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, पहाड़ियाँ इनसे कम ऊंचाई वाली है। समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर ही वर्गीय, लेकिन पहाड़ियाँ और पर्वत है इनका शिखर संकुचित होता है, जबकि पठार है इसका शिखर संकुचित नहीं होता है। अब इस उच्चाउच को ध्यान में रखते हुए अपन डेफिनेशन यानी एक परिभाषा तैयार करते हैं प्लेट्यू की, यानी पठार है, यानी इसके बारे में अपन लिखेंगे पठार किसे कहते हैं। दो चीज़ों को इसमें अपन ध्यान में रखेंगे, एक तो यानी मैदान है, प्लेन्स है, यानी इनके बारे में, और दूसरा यहाँ पर अपन ने जैसे पर्वत लिखे हैं और इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो इन दोनों का योग 26% होता है। इधर मैदान का 41% हो गया और पर्वत है यानी इनका कितना आ रहा है 26%। जैसा कि फिंच है उसकी परिभाषा पे अपन ने लिखा था कि पर्वत 600 मीटर से अधिक ऊंचे होने चाहिए। उनका ढाल अपन ने लिखा था 26 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री होना चाहिए। अब 600 से कम ऊंचाई वाले भाग हैं यानी वो पठार में आएंगे, लेकिन 600 से कम वाले यानी ज़्यादा, यानी ये अपन लिख सकते हैं कि 300 से 600 मीटर में अपन आए। एक वैज्ञानिक परिभाषा तैयार करें इसकी, तो ये नंबर 1 पठार किसे कहते हैं। तो यहाँ से इस पर्वत से इसकी परिभाषा अपन उठाएंगे कि पठार ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद, ये आ गया कि पठार है ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद तथा क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से, यानी क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से मैदानों के बाद अपना स्थान रखते हैं। एक बार वापस पुनः अपन देखते हैं कि पठार हैं ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद, मतलब पर्वतों से कम ऊंचे होते हैं, और क्षेत्रीय विस्तार में देखा जाए तो उनका क्षेत्रफल है मैदानों से क्या रहता है, कम रहता है। अर्थात पठार आसपास के धरातल से ऊंचे होते हैं, लेकिन इनका जो शिखर होता है वो समतल और कैसा होगा, सपाट होता है, और एक से अधिक ढाल इनके तीव्र होते हैं, उन्हीं को पठारे कहा जाता है। मतलब इसमें यानी पठार और जो पर्वत है इनमें एक अंतर ऊंचाई का हो गया, दूसरा शिखर है, पर्वतों का संकुचित होता है, इनका किस प्रकार का होगा, सपाट होगा, और एक से अधिक किनारे इनके तीव्र ढाल युक्त होते हैं, उन्हीं को पठार कहा जाता है। और ये विश्व स्तर पर इनका आकलन अपन करें तो ये 33% है। तो ये पूरा पठार की परिभाषा लिखी। अब ये पठारों का अपन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यू, यानी पठारों का अपन वर्गीकरण करेंगे, कितने प्रकार के पठार होते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी, स्थिति के आधार पर भी, और जलवायु के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू यानी जो पठार है यानी उनका क्या महत्व होता है, इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे।
हाँ छात्रों, पठारों का वर्गीकरण अपन करते हैं और पठारों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जलवायु के आधार पर और तीसरा किसके आधार पर है, स्थिति के आधार पर। इंपॉर्टेंट है, तीनों ही महत्वपूर्ण है। तीनों के उदाहरण लगभग सेम रहेंगे, लेकिन पूछा जा सकता है कि कौन सा किस प्रकार का जो पठार है। जलवायु के आधार पर पूछ सकते हैं या स्थिति के आधार पर पूछा जा सकता है और उत्पत्ति के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो जैसे दक्कन का पठार है, उसी दक्कन के पठार के बारे में अपन देखें तो स्थिति के आधार पर किस प्रकार का आएगा, तो वो लावा निर्मित ही पठार आता है। लावा निर्मित पठारों में उसको अपन शामिल करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे तिब्बत का पठार है, यानी उसके बारे में पूछ लिया आता है, तो स्थिति के आधार पर तिब्बत का पठार किस प्रकार का है, अंतरा पर्वतीय पठार, यानी उसमें उसको शामिल करते हैं। ऐसे कई तरह के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले इसमें अपन उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर कई प्रकार के पठार हैं, जिसमें नंबर 1 अपन ने लिखा है लावा निर्मित पठार, और दूसरा अपन ने लिखा है हिमानीकृत पठार, तीसरा वायुकृत पठार और चौथा अपन ने लिखा है जलज पठार। सबसे पहले हिमानीकृत पठार है, सबसे पहले अपन लावा निर्मित पठार यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो लावा निर्मित पठार है, कौन सा होता है लावा निर्मित, तो ज्वालामुखी जैसे भूगर्भ है जो तप्त और तरल अवस्था में है, जब भी यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ है विखंडित होते हैं, ऊर्जा विमुक्त होती है, संवहनीय धाराएं भी होती है और यह धरती को धक्का मारती है, तो ज्वालामुखी उद्गार होता है। और ज्वालामुखी उद्गार जब यानी विस्तृत क्षेत्र में, जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ और उससे जो लावा विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, उसके ठंडा होने से लावा पठार का निर्माण होता है, जिसको लावा प्लेट्यू अपन कह सकते हैं। विस्तृत क्षेत्र, वो लावा पतला होता है, बेसाल्टिक लावा उसको अपन कह सकते हैं, और विस्तृत क्षेत्र में फैलने से लावा पठार का निर्माण होता है। जैसे बढ़िया उदाहरण अपन लिख सकते हैं, हमारा दक्षिणी भारत आता है, उसमें दक्कन का पठार है, वो किस प्रकार का पठार हो गया, लावा निर्मित पठार। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार देखें तो इन पठारों का सबसे ज्यादा निर्माण क्रिटेशियस जो पीरियड था, यानी उसमें सबसे ज्यादा लावा निर्मित पठारों का निर्माण हुआ है। यानी जो दरारी उद्भेदन हुआ था और उसमें विस्तृत क्षेत्र में लावा यानी बह गया था और उसके ठंडा होने से इन पठारों का निर्माण हो। इसी प्रकार से जैसे अमेरिका, उसमें कोलंबिया का पठार आता है, कोलंबिया का पठार भी किस प्रकार का है, यानी जो लावा निर्मित पठार है। ब्राजील जो शील्ड आती है, यानी वो भी किस प्रकार की है, लावा निर्मित पठार, यानी उसमें उनको शामिल किया गया है। ये नंबर 1 अपन ने लावा निर्मित पठार है। तो 2-3 तरह के प्रश्न, कोलंबिया का पठार किस प्रकार का है, दूसरा दक्कन का पठार किस प्रकार का है, इनका निर्माण कब हुआ, किस प्रोसेस से इनका निर्माण होता है, और कौन सा इनमें लावा है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बेसाल्टिक लावा है, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, अर्थात ये यानी जो पतला होता है, यानी एक बेसिक लावा होता है, एक पेठिक लावा होता है, तो ये पेठिक लावा श्रेणी है, जो बेसाल्ट की मात्रा अधिक होती है, यानी वो सबसे ज्यादा है। दूसरा जो पठार आता है उत्पत्ति के आधार पर, वो है हिमानीकृत पठार। इसका मतलब जो हिमाच्छादित क्षेत्र है, अब हिमाच्छादित क्षेत्रों में अपन ये लिखेंगे जैसे उच्च अक्षांश है, हाई अल्टीट्यूड, जो लेटीट्यूड आते हैं, यानी उनमें, यानी जिनको उच्च अक्षांश अपन लिख सकते हैं, उच्च अक्षांश हैं वो सदैव हिमाच्छादित रहते हैं। जैसे ग्लोब पर अपन लिखते हैं कि ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से अपन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी बढ़ते हुए अक्षांशों को अपन उच्च अक्षांश कहते हैं। ये प्रदेश हमेशा हिमाच्छादित रहते हैं। तो उच्च अक्षांशों पर यानी जो हिमावरण के कारण जिन पठारों का निर्माण होता है, उनको हिमानीकृत पठार कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, हिमानीकृत पठार कौन से निम्न अक्षांशों पर नहीं पाए जाते हैं, कौन से अक्षांशों पर पाए जाते हैं, जो उच्च अक्षांश है, यानी वहां पर ये पठार पाए जाते हैं। और जैसे उदाहरण इनका अपन लिखें तो ग्रीनलैंड का पठार आ सकता है, स्कैंडिनेविया का पठार अपन लिख सकते हैं, लेब्राडोर का पठार इसमें अपन लिख सकते हैं, अलास्का का पठार लिख सकते हैं। ये किस प्रकार के पठार हैं, हिमानीकृत पठार हैं। इनका निर्माण बर्फ से हुआ है, इसलिए इनको हिमानीकृत पठारों की श्रेणी में रखा जाता है, जो उच्च अक्षांशों पर विद्यमान है। अगला जैसे वायुकृत पठार है,
तो वायुकृत पठार का मतलब है कि जैसे विश्व के शुष्क और जो अर्ध शुष्क प्रदेश हैं जिनमें यानी तीव्र गति से पवन चलती है और पवनों के द्वारा मिट्टी का कंकड़ पत्थरों का अत्यधिक मात्रा में निक्षेपण कर दिया जाता है या डिपोजिशन कर दिया जाता है, उससे जिन पठारों का निर्माण होगा उनको वायुकृत पठार कह सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अपन लिख सकते हैं चीन है, यानी इस चीन में लोइस का पठार, चीन में लोइस का पठार है, वो किस प्रकार का पठार हो गया, यानी वायुकृत पठार है। इसी प्रकार से यानी दोस्तों पाकिस्तान है उसमें यानी जो पोटवार का पठार आता है, वो पोटवार का पठार भी किस प्रकार का है, वायुकृत पठार है, यानी उसमें उसको शामिल किया जाता है। तो ये वायुकृत पठार हो गए। इसके बाद में चौथा जो पठार आता है वो जलज पठार है। जलज पठार कौन सा होता है, जलज, जिसका जल से जन्म हुआ है, यानी वो कौन सा पठार हो गया, जल। ये पठार किस प्रकार के होंगे, जब भूषणतियों में या समुद्र तली में तलछट का जमाव हो जाता है और आंतरिक हलचल के कारण यानी भूषणति या समुद्र तली है, यानी जब ऊपर उठ जाती है, और वही डेफिनेशन जो पठार की अपन ने लिखी थी उसी प्रकार से आसपास का जो भाग है उससे ऊंचे होंगे, ऊपर सपाट होगा, एक से अधिक भाग उसके तीव्र होंगे, तब यानी वो कौन सा पठार कहलाएगा, जिसका निर्माण भूषणतियों से या फिर समुद्र तली के ऊपर उठने से जिन पठारों का निर्माण होता है उनको कौन से पठार कहा जाता है, जलज पठार। तो उत्पत्ति के आधार पर अपन ने लिखे कितने प्रकार के पठार हो गए, यानी जो 4 प्रकार के पठार हैं। दूसरा वर्गीकरण अपन लिखते हैं जलवायु के आधार पर पठार। तो जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के पठार हैं, शुष्क पठार, आर्द्र पठार और हिमाच्छादित पठार। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जलवायु के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, जिस प्रकार की जलवायु उसी प्रकार के पठार हैं। सबसे पहला शुष्क पठार दे रखा है। शुष्क पठार कौन से होंगे कि वे पठार जहां वर्षा की तुलना में, किसकी तुलना में, वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक है, कि वर्षा की तुलना में जहां वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है उनको शुष्क पठार कहा जाता है। अब जो शुष्क पठार कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान है, यानी इसमें अपन वही पोटवार का जो पठार है, यानी वो किस प्रकार का हो गया, शुष्क पठार है। दूसरा चीन है, यानी चीन में अपन लिख सकते हैं तारिम बेसिन, कि तारिम बेसिन वो भी किस प्रकार का पठार हो गया, ये शुष्क पठार है, उस श्रेणी में उसको रखा जाता है। और जो मंगोलिया है जिसमें गोबी का मरुस्थल, इसमें जो पठार आता है यानी वो भी किस प्रकार का पठार हो गया, शुष्क पठार। तो इसका मतलब जहां वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, इसका मतलब वहां वर्ष भर शुष्कता बनी रहती है, वो कौन से पठार होते हैं, शुष्क पठार होते हैं। तो जैसे यहां प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से शुष्क पठार कौन सा है, तो उदाहरण के रूप में यह दिया जा सकता है, जैसे दक्कन का पठार भी दे दिया आता है, तारिम बेसिन भी दे दिया आता है, ग्रीनलैंड का पठार भी दे दिया जाता है और मालागासी का पठार भी दे दिया जाता है। तो यहां अपन तारिम बेसिन लिखेंगे, गोबी का पठार अपन लिखेंगे और पोटवार का पठार लिखेंगे। ये किस प्रकार के पठार आते हैं, शुष्क पठार। दूसरा दे रखा है आर्द्र पठार। आर्द्र पठार कौन से होंगे, तो आर्द्र पठारों में अगर अपन लिखें तो उसमें मुख्य रूप से यह है कि ये वो पठार होंगे जहां 50% आर्द्रता, कि 50% आर्द्रता और अत्यधिक वर्षा, यानी अच्छी वर्षा अपन यानी अधिक वर्षा लिख सकते हैं, कि जहां अधिक वर्षा होती है यानी वहां कौन से पठार पाए जाते हैं, आर्द्र पठार पाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण अपन लिख सकते हैं मेघालय का पठार, कि मेघालय का पठार है वो किस प्रकार का पठार हो गया, आर्द्र पठार। दूसरा जैसे मालागासी, मेडागास्कर का ही नाम हुआ करता है, तो मालागासी का जो पठार है वो भी किस प्रकार का पठार है, यानी आर्द्र पठार। इसका मतलब जब यानी वातावरण में 50% आर्द्रता हो और अच्छी बरसात होती है, यानी वहाँ से वर्ष भर आर्द्रता बनी रहती है, वहाँ कौन से पठार होंगे, आर्द्र पठार, जैसे मेघालय का पठार और कौन सा हो गया, मालागासी का पठार। तीसरा जो दे रखा है हिमाच्छादित पठार। अब जो हिमाच्छादित पठार कौन से होंगे, वही जो डेफिनेशन के आधार पर लिखे जहां बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ 2 उदाहरण अपन लिख सकते हैं, उच्च अक्षांश और उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र है,
कि उच्च अक्षांश या उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में यानी जो बर्फ के द्वारा जिन पठारों का निर्माण हुआ, जहां सदैव बर्फ जमी रहती है, वो हिमाच्छादित पठार हैं। जैसे ग्रीनलैंड का पठार है, अंटार्कटिका का पठार है, यानी वो किस प्रकार के हो गए? हिमाच्छादित पठार। तो जैसे प्रश्न पूछ लिया आता है कि जो स्थिति या जलवायु के आधार पर पूछा जा सकता है कि जलवायु के आधार पर ग्रीनलैंड का पठार किस प्रकार का पठार है। तो यह जो ग्रीनलैंड जो जलवायु के आधार पर लिखेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? हिमाच्छादित पठार होगा। उसी को स्थिति के आधार पर पूछा जाए तो वो फिर कौन सा हो जाएगा? हिमानीकृत पठार हो जाएगा। अगर उसी को स्थिति के आधार पर अगर अपन पूछते हैं तो वो कौन सा पठार हो जाएगा? महाद्वीपीय। हालांकि महाद्वीपीय अब आपको नेक्स्ट पॉइंट यानी ये अपन लेंगे। तो जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के अपन ने पठार लिखे। अब स्थिति के आधार पर वेरी इंपॉर्टेंट है, आरएस मेंस की दृष्टि से कोई से भी एक पठार के बारे में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में, 5 नंबर में, और अगर 10 नंबर में पूछेंगे तो तीनों का यानी वर्गीकरण, जो तीनों के बारे में वर्णन के रूप में भी, डिस्क्रिप्शन के बारे में भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो स्थिति के आधार पर अपन लिखेंगे। तो स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के पठार हैं, जिसमें नंबर 1 सबसे पहला अपन लिखेंगे अंतरा पर्वतीय पठार। कि अंतरा पर्वतीय जो पठार है यानी इसके बारे में अपने को लिखना है। और अंतरा पर्वतीय पठार, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, पर्वतों के बीच में स्थित पठार को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे ये पर्वत है और इधर अपन ने लिखा ये पर्वत हो गया, ये 2 पर्वत हैं और इन पर्वतों के ये पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और इन पर्वतों के बीच में स्थित जो पठार होता है उसको अंतरा पर्वतीय पठार अपन कह सकते हैं। तो ये अंतरा पर्वतीय पठार की श्रेणी में यानी इसको अपन रखेंगे। ये पूरा जो भाग है ये 2 पर्वत है, जैसे इधर अपन ने लिख दिया ये हिमालय पर्वत है और दूसरा इधर अपन ने लिख दिया क्युनलुने पर्वत हो गया। तो 2 पर्वत हो गए, कोई 2 नहीं है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो। तो पर्वतों के बीच में स्थित पठार को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अपन लिख सकते हैं तिब्बत का पठार। इसका मतलब तिब्बत का जो पठार आता है हिमालय और कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच में है? क्युनलुन पर्वत श्रेणी है, उसके बीच में ये अंतरा पर्वतीय पठार, और उस अंतरा पर्वतीय पठार का नाम क्या हो गया? तिब्बत का पठार। जैसे अपना राजस्थान है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार अपन उड़िया का पठार लिखते हैं। जो गुरु शिखर आता है और जो अचलगढ़ है, इसके बीच में स्थित जो पठार है वो उड़िया का पठार है, वो भी एक अंतरा पर्वतीय पठार है, उसमें अपन लिख सकते हैं। जैसे पामीर की गांठ है, पामीर का पठार है, ध्यानचान, अल्टाई, खिंगन, कई सारी पर्वत श्रेणियां वहां पर आकर के मिलती है, उनके बीच में है। तो यानी वो किस प्रकार के पठार हो गए? अंतरा पर्वतीय पठारों की श्रेणी में उनको रखा जाता है। तो ये अंतरा पर्वतीय पठार पहला है जो अपन ने स्थिति के आधार पर लिखा है कि कहां पर स्थित है। 2 पर्वतों के बीच में, 2 से अधिक पर्वतों के बीच में स्थित होने के कारण इसको अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। दूसरा पठार अपन लिखते हैं यानी पर्वत पदीय पठार। अब पर्वत पदीय पठार नाम से यानी स्पष्ट हो रहा है पर्वतों की तलहटी में स्थित। जैसे ये पर्वत है और ये पर्वत की जो तलहटी है इसमें स्थित जो पठार होगा उसको पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। कि पर्वतों की तलहटी में स्थित पठार को पर्वत पदीय पठार कहते हैं, जिसके एक और पर्वत, जैसे ये अपन ने लिख दिया पर्वत है, और दूसरी ओर समुद्र या मैदान हो सकता है। कि दूसरी ओर समुद्र या फिर मैदान होगा, और उस पर्वत की तलहटी में जो पर्वत होगा उसको पर्वत पदीय पठार कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जो एंडीज पर्वत है, उस एंडीज पर्वत की तलहटी में पेटागोनिया का जो पठार आता है, वो पेटागोनिया का पठार किस प्रकार का पठार है? पर्वतपदीय पठार की श्रेणी में उसको रखा जाता है। तो पर्वतों की तलहटी में स्थित जो पठार है उसको पर्वतपदीय पठार। और तीसरा जो पठार अपन लिखें तो वो कौन सा आता है? महाद्वीपीय पठार। इसका मतलब किसी देश या महाद्वीप के विस्तृत भाग पर जिस पठार का विस्तार होगा उसको महाद्वीपीय पठार कह सकते हैं। जैसे ग्रीनलैंड का पठार है, अंटार्कटिका का पठार है और दक्कन का पठार है। वो कौन सी स्थिति के आधार पर उनको किसमें अपन शामिल करेंगे तो उनको अपन महाद्वीपीय पठार ही कह सकते हैं। तो ये पठारों का अपन ने वर्गीकरण किया है कि कितने प्रकार के ये जो पठार हैं। इंपॉर्टेंस
इन पठारों का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू, इन पठारों का क्या महत्व है। तो कई तरह के महत्व आरएस मेंस में 2 नंबर के रूप में, और दूसरा अपन 50 शब्द में भी लिख सकते हैं, यानी जो 5 नंबर के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू यानी जो पठारों का क्या महत्व है। रीट में ये पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में यानी स्थिति के आधार पर। दूसरा ये उत्पत्ति के आधार पर पूछ सकते हैं, जलवायु के आधार पर कौन सा, ऑब्जेक्टिव में वो प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन जो आरएस मेंस है यानी उसमें ऑब्जेक्टिव में न पूछ करके सब्जेक्टिव में जो मेंस एग्जाम होगा यानी उसमें पूछा जाएगा, प्री में नहीं पूछा जाता इसमें से। तो महत्व, इंपॉर्टेंस इनका लिखें। इनका पहला महत्व अपन लिखेंगे, आर्थिक दृष्टि से पठार है पर्वतों की तुलना में अधिक आबाद होते हैं, यानी आर्थिक दृष्टि से पर्वतों से ज्यादा महत्व पठारों का होता है। नंबर 2, दूसरा अपन लिखें कि पठार है इनमें बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अपने दक्कन के पठार में अपन लिख सकते हैं कि यहाँ कोयले के भंडार भी हैं। दूसरा लोहा है, सोना है, यानी इनके भी भंडार है, यानी जो मैग्नीज है यानी इसके भी भंडार पाए जाते हैं। हर तरह के जो खनिज पाए, धात्विक, अधात्विक और बहुमूल्य सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और दूसरा अपन लिखें कि पठार हैं यानी इनमें जो इनका ढाल तीव्र होता है, इनसे बहने वाली जो नदियाँ हैं तीव्र वेग के साथ में प्रवाहित होती है और जलप्रपात वाटरफॉल का जो निर्माण करती है। वाटरफॉल का निर्माण करने के कारण जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में जल विद्युत की दृष्टि से भी महत्व है। एक छोटा सा अपन उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे एक जलप्रपात जो दक्षिणी भारत में है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आता है जोग जलप्रपात है। गरसोपा जो जलप्रपात आता है जो शरावती नदी पर बनाया, यानी शरावती नदी जिसका निर्माण करती है यानी कर्नाटक में आता है। और यहाँ दूसरा जो कावेरी नदी है उसके द्वारा शिवा समुद्रम जलप्रपात बनाया गया, जो सबसे बड़ा जलप्रपात है। वहाँ पर ही पहला भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। गोवा से कुछ दूरी पर दूध सागर जो जलप्रपात आता है जो कर्नाटक की सीमा के अंतर्गत आ रहा है, तो जो पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से भी क्या है यानी महत्वपूर्ण होते हैं पठार। और इनका जो धरातल होता है यानी कठोर होता है, तो अच्छे जलाशय निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। और दूसरा यानी जो पर्वतों की तुलना में परिवहन की सुविधा है वो पठारों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये पठारों का महत्व अपन ने लिखा है। तो ये पहला। दूसरा जो लैंड फॉर्म्स अपन ने लिखा है पठार जो द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण ऊंचाइयों में इनको शामिल किया गया। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, पठार के बाद में अगला जो बिंदु आता है मेजर लैंडफॉर्म्स है, प्लेन यानी मैदान है, यानी इसके बारे में अपन लिखेंगे। मैदान किसे कहते हैं, मैदान क्या होता है, मैदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, और यानी इनका इम्पोर्टेंस, मैदानों का क्या महत्व है, इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैदान कि मैदान क्या है, तो मैदान भी पर्वत पठार की दृष्टि से ही द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण ऊंचाई है। जैसा पहले अपन पढ़ भी चुके हैं, यानी जो सेकंड ऑर्डर रिलीफ जो फीचर्स के श्रेणी में इनको रखा जाता है, द्वितीय श्रेणी के महत्वपूर्ण ऊंचाई है। और जो मैदान है इनमें विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, कि विश्व की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है, मैदान। जैसे विश्व के 3 बड़े महामानव समूह हैं, यानी एशियाई महामानव समूह, यूरोपीय महामानव समूह और अमेरिकन महामानव समूह। ये जो तीनों महामानव समूह हैं ये प्लेन यानी मैदान है, यानी उन्हीं में बसे हुए हैं। अब मैदान कहते किसे, पर्वत पठार दोनों के बारे में अपने सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, उसके बाद में पठार है, तो इसके बाद में मैदान। लेकिन मैदानों की ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। सबसे पहले ये अपन लिखें कि मैदान समतल होते हैं, समतल होने के साथ साथ में ये क्रमिक, मंद ढाल तथा निम्न उच्चाउच वाले भूभाग है। 3-4 चीजें आगे की। नंबर 1 तो ये समतल होते हैं, अपने खेत हैं वो मैदान ही आते हैं, और क्रम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिनका ढाल बिल्कुल स्लो होता है, बिल्कुल ही कम होगा। और निम्न ऊंचाई यानी समुद्र तल से इनकी ऊंचाई क्या होती है, कम। लेकिन फिर भी मैंने बताया आपको कि इनके ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन लिख सकते हैं कि हॉलैंड है,
होलैंड की जो पोल्डर्स भूमि है, ये कि मैदान है, यानी ये जो पोल्डर्स भूमि निम्न मैदान जो समुद्र तल से नीचा है, दलदली भूमि वाला है, समुद्र का जल रोकने के लिए यानी डाइक बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है, लेकिन वो समुद्र तल से क्या है, नीचा है, तो ये निम्न मैदान की श्रेणी में आ गया। पोल्डर्स जो भूमि आती है जो होलैंड में है। दूसरा, जैसे कश्मीर है तो उसमें झील मैदान, तो झील मैदान है ये समुद्र तल से 1700 मीटर से अधिक ही ऊंचा है, तो ये बहुत ज्यादा ऊंचा पर्वतों की श्रेणी में आ गया वैसे, लेकिन बिल्कुल समतल, कर्मिक, मंद ढाल और ये शब्द इसमें लागू नहीं होता, इसलिए इसको भी मैदान की श्रेणी में रखा गया है। और इसके बाद एक और परिभाषा अपन लिखें, जैसे अपने भारत का उपजाऊ मैदान है जिसमें भारत की सघन जनसंख्या निवास करती है, नदियों के द्वारा उसका निर्माण किया गया है, यानी उसकी स्थिति अगर अपन लिखे डेल्टा, जो सुंदरवन का डेल्टा है जिसको डेल्टा के, डेल्टा से पंजाब तक इसकी ऊंचाई, डेल्टा के पास में उसकी ऊंचाई केवल 1.8 मीटर है, लेकिन पंजाब के पास आते आते उसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, यानी 200 मीटर। तो इस दृष्टि से मैदानों की जो ऊंचाई है उसमें भिन्नता पाई जाती है, लेकिन ये सघन आबादी वाले प्रदेश होते हैं। अब मैदानों का अपन वर्गीकरण है, यानी उसके बारे में अपन देखते हैं कि कितने प्रकार के जो मैदान होते हैं। मुख्य रूप से मैदानों को अपन दो भागों में विभाजित करेंगे, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक। इरोजनल जो प्लेन्स है यानी उनके बारे में, और डिपोजिशनल जो प्लेन्स है यानी उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन अपर्दनात्मक जो मैदान है यानी इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अपर्दनात्मक के मैदान कई प्रकार के हैं, जैसे नदी अपर्दित मैदान, दूसरा हिमानी अपर्दित मैदान, और तीसरा वायु अपर्दित मैदान, और चौथा कौन सा हो गया, चूना अपर्दित मैदान। तो ये यानी कई जो मुख्य रूप से अपन ने 4 प्रकार के, चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इनमें से, ऑब्जेक्टिव रीड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1, नदी अपर्दित मैदान। देखो, अपर्दित मैदान कटाव के द्वारा कि जब नदियां प्रवाहित होती है तो उनके मार्ग में आने वाली जो विषम स्थलाकृतियां हैं यानी उनका अपर्दन कर देती है, और अपर्दन करके उस क्षेत्र को संप्राय मैदान में बदल देती है, और संप्राय मैदान में बदल देगी तो वो प्रदेश क्या कहलाएगा, नदी अपर्दित, मतलब नदी के द्वारा जो विषम स्थलाकृतियां थी उनका कटाव कर दिया गया, और अपर्दित करके उस विषम धरातल को क्या कर दिया गया, समतल कर दिया गया, तो वो नदी अपर्दित जो मैदान है यानी उसकी श्रेणी में उसको शामिल किया जाता है। जैसे लंदन और पेरिस का मैदान, कि जो थेम्स नदी के द्वारा लंदन के मैदान का निर्माण किया गया, और सीन नदी के द्वारा यानी फ्रांस में पेरिस के मैदान का निर्माण किया गया है, वो नदी अपर्दित मैदान है। दूसरा अपन लिखे हिमानी अपर्दित मैदान, वही उच्च अक्षांश है या उच्च पर्वतीय क्षेत्र है जहां पर बर्फ जमी रहती है। जब बर्फ नीचे गिरती है तब उस बर्फ के रगड़ और घर्षण के कारण उस प्रदेश यानी जो प्रदेश विषम स्थलाकृतियां वो समाप्त हो जाती है, और उनसे जो मैदान बनता है वो हिमानी अपर्दित मैदान। जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और कनाडा का जो मैदान है वो किस प्रकार का हो गया, हिमानी अपर्दित मैदान है। ये कौन से अक्षांशों में पाया जाता है, उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। और इसके बाद में तीसरा आता है वायु अपर्दित मैदान। वायु अपर्दित मैदान है कि यांत्रिक शक्ति के द्वारा, वायु के द्वारा यानी जो सेल कण, ढीले पड़े सेल कणों को परवाही यानी उड़ा करके ले जाया जाता है, मार्ग में आने वाले अवरोध होते हैं उनका घर्षण होता है और वो कट करके समतल हो जाते हैं, उससे जो मैदान बनेगा वो वायु अपर्दित। उस वायु अपर्दित मैदान को पेडी प्लेन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेडी प्लेन और पेनी प्लेन। प्रश्न आ जाता है कि पेनी प्लेन मैदान यानी पेनी प्लेन का निर्माण किया जाता है नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, वायु के द्वारा या भूमिगत जल के द्वारा। तो ध्यान रखिए, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में आया, नेट तक के एग्जामों में आता रहता है।
ये सुमेलित भी करवा लेते हैं कि कौन सा मैदान किस, जैसे पेनी प्लेन नदी के द्वारा, पेडी प्लेन वायु के द्वारा, लंदन का जो मैदान है या जो उच्च अक्षांशों पर स्थित मैदान हिमानी के द्वारा है, भूमिगत जल के द्वारा कौन सा मैदान बनता है, यानी चूना अपर्दित मैदान है, उसका निर्माण होता है। तो ध्यान रखिए, नदी अपर्दित मैदान को पेनी प्लेन कहते हैं, वायु अपर्दित मैदान को पेडी प्लेन कहा जाता है। तो उस वायु अपर्दित मैदान को पेडी प्लेन कहेंगे। एक आता है चूना अपर्दित मैदान। तो चूना वाले प्रदेश होते हैं उनमें भूमिगत जल के द्वारा, और भूमिगत जल और अपर्दन चक्र की जब अंतिम अवस्था होती है तो उस भूमिगत जल के द्वारा विषम स्थलाकृतियों को समाप्त कर दिया जाता है और समप्राय मैदान में उसको बदल दिया जाता है, उसको चूना अपर्दित मैदान कहते हैं। ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट में प्रश्न है, कास्ट मैदान के नाम से इसको जाना आता है। प्रश्न आ गया कि कास्ट स्थलाकृति है वो किस प्रकार की स्थलाकृति है, किससे बनती है? नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, वायु के द्वारा। चूना शब्द नहीं लिखा हुआ होगा, यहां पर लिखा हुआ होगा भूमिगत जल, क्योंकि कास्ट से तो चूना से चूना अपन मिला देंगे, भूमिगत जल है ये आएगा। तो कास्ट स्थलाकृति का निर्माण है वो किससे होगा? भूमिगत। कास्ट स्थलाकृति किस प्रकार की है? अपर्दनात्मक या निक्षेपणात्मक? तो ध्यान रखिए कि ये कास्ट जो स्थलाकृति आती है ये अपर्दनात्मक है, न कि निक्षेपणात्मक। कौन से जल के द्वारा बनती है? भूमिगत जल के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो ये अपर्दनात्मक मैदान है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब निक्षेपणात्मक मैदान है, इनके बारे में पढ़ते हैं। निक्षेपणात्मक मैदान में सबसे पहला अपन लिखेंगे नदी निक्षेपित मैदान। नदी निक्षेपित मैदान कौन सा है? जैसे नदी अपर्दित मैदान, ये नदी निक्षेपित मैदान का ध्यान रखना है कि नदी द्वारा अपर्दित जो मलबा है वो निम्न जो प्रदेश होते हैं उनमें उसका जमाव कर दिया जाता है, निक्षेपण किया कर दिया जाता है, डिपोजिशन कर दिया जाता है, तब नदी निक्षेपित मैदान का। जैसे इस प्रकार का जो क्षेत्र है नदी है यानी उसने इस क्षेत्र में डिपोजिशन कर दिया और यहाँ पर डिपोजिशन कर दिया, ये पूरा प्रदेश समतल हो गया, तो जमाव की वजह से नदी निक्षेपित मैदान का निर्माण होता है। ये नदी निक्षेपित मैदान कई प्रकार के होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में अपन लिख सकते हैं, एक तो गिरिपदीय मैदान, गिरिपदीय मैदान लिख सकते हैं। दूसरा अपन ने लिख सकते हैं बाढ़ निक्षेपित मैदान लिख सकते हैं, और तीसरा अपन लिख सकते हैं यानी डेल्टा मैदान लिखा जा सकता है। ये नदी निक्षेपित मैदान, जैसे पर्वतों की तलहटी में, या जैसे ये पर्वत है और इसकी तलहटी में जब जलोढ़ मिट्टी का जमाव कर दिया जाता है उसको नदी निक्षेपित मैदान। इसी नदी निक्षेपित मैदान का प्रश्न आएगा तो नदी निक्षेपित नहीं लिखा हुआ होगा, इसको जलोढ़ मैदान कह सकते हैं। जलोढ़ मैदान के साथ साथ में इसका दूसरा नाम क्या होता है? कांप मैदान भी कह सकते। प्रश्न आ गया जलोढ़ मैदान किस प्रकार का है? नदी अपर्दित, नदी निक्षेपित, वायु अपर्दित, वायु निक्षेपित। तो ध्यान रखिए ये नदी निक्षेपित मैदान होता है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान कितने प्रकार के हैं? 3, गिरिपदीय, बाढ़कृत और डेल्टा। अगर पर्वतों की तलहटी में जलोढ़ मिट्टी का जमा हो गया वो गिरिपदीय मैदान, और जब नदियों में बाढ़ आती है तो विस्तृत क्षेत्र में नदी का जल फैल जाता है, काफी ऊंचाई तक जल चला आता है, और जैसे ही बाढ़ का प्रभाव कम होता है तो वो जल वापस नदी की ओर आएगा, तब वापस नदी की ओर लौटता है, तब जो मिट्टी होती है वो मैदानी क्षेत्रों में ही जम जाती है, जलोढ़ मिट्टी, उसको बाढ़कृत मैदान कहते हैं। और नदियां समुद्र में गिरने से पहले मुहाने पर उपजाऊ मिट्टी का जमाव कर देती है, उसको यानी डेल्टा कहा जाता है। जैसा पीछे के वीडियो में अपन ने लिखा था, गिलबर्ट की छठी शक्ति का नियम यहाँ पर लागू होगा कि यानी बाढ़ ढोने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डेल्टा मैदान। अब जैसे गंगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, नील नदी का मैदान है, सिंधु का मैदान है, वो सारे कौन? डेल्टा, उपजाऊ डेल्टाई मैदानों में आते हैं, जिनको जलोढ़ और कांप मैदान के नाम से जाना आता है। तो वो नदी निक्षेपित मैदान। दूसरा आता है हिमानी निक्षेपित मैदान। अब जो हिमानी निक्षेपित मैदान हैं उनमें अपन लिखें कि कौन कौन से जो मैदान आते हैं। तो हिमानी निक्षेपित मैदानों की श्रेणी में देखा जाए कि जब हिमानी के द्वारा अपर्दन किया जाता है, जो हिमोडक होते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उनका जमाव कर दिया जाता है, तो उनको कौन से मैदान कहते हैं? हिमानी निक्षेपित मैदानों की श्रेणी में रखा जाता है। हिमानी निक्षेपित मैदान उनको कह सकते हैं अपन। तो ये पर्वतपदीय क्षेत्र है, यानी वहाँ
जहाँ पर हिमानी निक्षेपित मैदान देखने को मिलते हैं। इसके बाद में एक आता है वायु निक्षेपित मैदान। वायु निक्षेपित मैदान है तो ये जहाँ पर शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश होते हैं उन क्षेत्रों में पवन की जहाँ गति मंद होती है तो वहाँ पर पवन के द्वारा बालू मिट्टी का जमाव कर दिया जाता है, कंकड़ पत्थरों का बजरी का जमाव कर दिया जाता है, वो वायु निक्षेपित मैदान कहलाते हैं। जैसे चीन में अपन लिख सकते हैं लोइस का मैदान, कि चीन में जो लोइस का मैदान है यानी वो किस प्रकार का हो गया, वायु निक्षेपित मैदान है। और हिमानी जो अपन लिखे कि उच्च पर्वतीय प्रदेश होते हैं वहाँ से जैसे ही बर्फ गिरती है और उसके घर्षण से यानी जो कंकड़ पत्थर हिमोडक है यानी उनके जमाव से जो मैदान बनता है वो क्या कहलाता है, हिमानी निक्षेपित। मतलब उन हिमोडकों का निक्षेपण होना चाहिए। जब कंकड़ पत्थरों का जमाव होता है हिमानी के द्वारा कंकड़, उसको बट्टड़ मृत्तिका मैदान कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में उसको टिल मैदान भी कहा जाता है। और जो हिमानी के द्वारा जो पिघला हुआ जल है उससे जब मिट्टी का जमाव कर दिया जाता है तो उसको हिमानी अवक्षेप मैदान कहते हैं। हिमानी अवक्षेप मैदान आउटवाश प्लेन के नाम से जाना। तो टिल मैदान किस प्रकार का हो गया, हिमानी निक्षेपित मैदान। और अवक्षेप मैदान यानी वो अवक्षेप मैदान आउटवाश प्लेन वो कौन सा है, हिमानी निक्षेपित मैदान। लोइस का है वो किस प्रकार का हो गया, वायु निक्षेपित मैदान। अब इसके बाद में अगला आता यानी लावा निक्षेपित मैदान। लावा निक्षेपित मैदान वही क्रिटेशियस पीरियड के अंतर्गत विस्तृत क्षेत्र में लावा प्रवाह, वो लावा प्रवाह होने की वजह से यानी उसका विस्तृत क्षेत्र में जमाव डिपोजिशन हो गया, जमाव हो गया ठंडा होने से, और उससे जो मैदान बनता है वो कौन सा हो गया, लावा निक्षेप। जैसे अपने दक्कन का पठार है ये इसके बीच बीच में बहुत उपजाऊ मैदान है, वो लावा निक्षेपित मैदान है। और झील निक्षेपित मैदान कि नदियों के द्वारा जब झील में अवसाद का जमाव कर दिया जाता है, अवसादीकरण हो जाता है, उस जो झील है यानी वो अवसाद से भर चुकी है, उससे यानी जो लगातार अवसादीकरण होता रहेगा और एक दिन ये आसपास के धरातल के बराबर हो जाती है, वो झील निक्षेपित में। दूसरा एक कारण है कि नदी की तली में अवसाद का जमा हो गया और आंतरिक हलचल के कारण ये जो तली है वो ऊपर आ जाती है, आसपास के धरातल के बराबर हो जाती है, तब भी वो झील निक्षेपित मैदान है। जैसे हंगरी का मैदान है। और अमेरिका में जो प्रेरी प्रदेश है यानी वो किस प्रकार का मैदान माना जाता है, झील निक्षेपित मैदान माना जाता है। तो ये अपरदनात्मक और कौन से हो गए, निक्षेपण। ध्यान रखना प्रश्न बहुत सारे इसमें बन गए। पेनी प्लेन का बन गया, कास्ट स्थलाकृति का, पेडी प्लेन का, जलोढ़ मैदान का है, टिल मैदान है, अवक्षेप मैदान है ना जी। तो ये कई काफ़ी सारे इसमें प्रश्न बन रहे हैं। मैदानों का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन, कि मैदानों का क्या महत्व है। तो काफ़ी महत्व है। नंबर एक, सबसे पहला जो महत्व है वो अपन लिखे कि विश्व की 80% जनसंख्या है वो मैदानों में निवास करती है। पर 80% से भी अधिक जनसंख्या जैसे महामानव समूह है विश्व के, वो मैदानों में बसे हुए हैं। तो एक तो ये। दूसरा, विश्व की प्राचीन मानव सभ्यताएं हैं, उन मानव सभ्यताओं का विकास भी कहां पर हुआ है, मैदानों में। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। दूसरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, बेबीलोन की जो सभ्यता है, नदियों के किनारे जो मैदान है उन्हीं में उनका क्या हुआ है, यानी विकास हुआ है। दूसरा, ये समतल होते हैं, कृषि कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए। तीसरा, चौथा अगला अपन लिखें कि समतल होने के कारण यानी परिवहन के साधन, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है और हवाई अड्डे बनाना, इनमें आसानी रहती है। और समतल होने के कारण सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी आसानी से हो जाता है, यानी इनमें नहर प्रणाली है उसका विकास है वो सहजता से किया जाता है। नहरों का विकास है वो भी क्या है, आसानी से हो जाता है। और चारागाह है, कृषि है, उसकी दृष्टि से, आर्थिक क्रियाकलापों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किनको माना गया है, मैदानों को
वो माना गया है। तो इंपॉर्टेंस मैदानों का देखें तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्वत, पठार और मैदानों की तुलना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी जो मैदानों में निवास करती है, ये यानी जो विश्व की अधिकांश खाद्यान्न आपूर्ति है वो भी मैदानों से होती है। अपने एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सारे प्रश्न मैदानों में बन रहे हैं। आरएस मेंस में लोइस के बारे में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। कास्ट इस्तेला करती है, इसके बारे में भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी प्लेन है यानी इनके बारे में अपन ने लिखा है, मैदान है यानी इनके बारे में अपन ने लिखा है।